नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। हमारे बगल में हैं सीनियर एडवोकेट जाने माने वकील अरविंद कुमार जी। अभी मैं शराबबंदी को लेकर कुछ चीज़ें समझूंगा और जानूंगा। बिहार सरकार के द्वारा बार बार शराबबंदी संशोधन अधिनियम या कहें कानून लाया जाता है, मगर इसमें सरकार को कह सकते हैं कि सफलता मिलती हुई नज़र नहीं आती है। इसको लेकर अभी तमाम सवाल करेंगे। अरविंद जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है कि आपने वक्त दिया। और मैं अभी बात करूँगा कल जो जिस प्रकार से नियम में कुछ परिवर्तन किया गया है शराबबंदी को लेकर के विधानसभा में, और उसको पारित भी करा लिया गया, तो उसे किस हिसाब से देखते हैं? नियमावली चेंज हो रही है, नियम नए नए बन रहे हैं, उसके हिसाब से सर। पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि मैं सीनियर एडवोकेट नहीं हूँ। हाई कोर्ट डिक्लेयर करता है। जी जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल रह चुका हूँ। जी जी। लेकिन वो मैं सीनियर एडवोकेट नहीं हूँ। उम्र से सीनियर हूँ जी, 60 साल का हो गया हूँ। लेकिन हाई कोर्ट ने डिक्लेयर नहीं किया। नंबर 1। नंबर 2, जाने माने तो चल सकता है। अब वो तो लोगों का धारणा है जी। दूसरी चीज़ क्या है कि मैं कभी शराब पिया नहीं है जी। पीने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं प्रोहिबिशन के खिलाफ हूँ। शराबबंदी के खिलाफ है। दुनिया का अनुभव कहता है जी जी कि शराबबंदी कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। अमेरिका में पूरा पुलिस फोर्स करप्ट हो गया और 20 साल 30 साल के अनुभव के बाद उनको अबैंडन करना पड़ा। साउथ अमेरिका में भी अबैंडन करना पड़ा। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है कि आप एक ही चीज़ में सारा एनर्जी लगाएं। फॉर एग्जांपल, आपको हमसे लड़ाई हो जाए तो आप अपने बाप का सेवा भूल जाएं, आप अपने माँ का हॉस्पिटलाइजेशन भूल जाएं, आप अपनी शादी और अपनी वाइफ को भूल जाएं, अपना खेती बाड़ी भूल जाएं, अपना बिजनेस भूल जाएं, और सिर्फ हमसे लड़ाई में ही आप पूरा एनर्जी लगा दें। तो उसी टाइप का है कि एक ही चीज़ में अच्छा हो या बुरा हो, शायद मकसद अच्छा है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए ना। इस इम्प्लीमेंटेशन में पूरा पुलिस फोर्स करप्ट हो रहा है, और दूसरा कि सारा एनर्जी सिर्फ इसमें जा रहा है। तो क्राइम कंट्रोल तो आजकल बहुत बड़ा डायमेंशन है, वो इतना आसान चीज़ नहीं है। इसी पर खाली उनका स्टैंडर्ड तय कीजिएगा कि कितना शराब पकड़ाया तो इसको कर दिया और इस तरह से कर दिए। पुलिसिंग एक आर्ट है। इनफैक्ट हर जगह पुलिस को ठीक करने के लिए एक लोकल कमेटी होनी चाहिए। मगर जो जिस तरह से कल जो बदलाव किया गया, क्या उसमें पहला है कि पहला बार में नहीं कुछ होगा, दूसरा बार में पैसे और कुछ इसकी बात है, तीसरा बार में और भी कड़ा होते जाता है धीरे धीरे नियम, तो उसको किस हिसाब से देखते हैं? देखिए, हम बहुत पहले से काम कर रहे हैं। एक संस्था है गुड गवर्नेंस में, बहुत पहले से। जी जी। जब से नीतीश जी बोल रहे होंगे लगभग उतने ही दिनों से हम भी गुड गवर्नेंस, चूँकि मुझे लगा जी 90 के दशक से गुड गवर्नेंस तो लोग हंसता था। तो गुड गवर्नेंस क्या चिड़िया है भाई? गुड गवर्नेंस के नॉर्म्स हैं। आप सरकार को ज़्यादा पावर मत दीजिए, सरकारी अफसरों को, वो हर समय दुरुपयोग करेंगे। पहले जो नीतीश लालू के राज में 500 घूस लेता था दरोगा जी, वो आजकल 50,000 ले रहा है। जो सीओ लेता था वो भी वैसे ही कर रहा है। आपने देखा है कि सर छोटे छोटे अफसरों के पर रेड होता तो कितना पैसा निकल रहा है? करोड़ों, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ लूट मचा हुआ है। मतलब चाणक्य कहते थे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन जो सर्विस वाले लोग हैं वही लोग शराबबंदी को नीतीश जी को फेल कर दे रहे हैं। एक तो वो भी कहना है, दूसरा ये कहना है कि इनको और कमाई का आप जरिया दे रहे हैं। ये इम्प्लीमेंटेशन में नहीं इंटरेस्टेड है। ये घूस कमाने का एक जरिया हो गया उनके लिए। और इतना ज़्यादा घूसखोरी बढ़ गई है, इतना ज़्यादा करप्शन है कि जनता ग्रोन कर रही है। पंजाब में जो आप विक्ट्री देख रहे हैं वो इसी का विक्ट्री है कि करप्शन को कर्ब नहीं कर पाए। तो इसी के लिए नीतीश जी ने सोच करके, और बिहार सरकार और इसके जो तमाम मद्य निषेध मंत्रालय और आयोग हैं, तो ये तमाम लोग सोच करके ही इसको थोड़ा सा नियम में ढिलाई दिए। तो क्या कह सकते हैं कि सरकार ने कदम पीछे ली है अब शराबबंदी को लेकर? थोड़ा लिया होगा, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ एब इनिशियो ही गलत है। मतलब शुरुआत से ही गलत है। इसमें जितना एनर्जी और ताकत लगाना उनको लगाना चाहिए था यहाँ टूरिज़्म पे। टूरिज़्म से विकास होता है, न इंडस्ट्री आएगा, न इनसे विकास होगा। जो आ भी रहा था वो भाग गया। पीने वाले पी ही रहे हैं, मुझे जहाँ तक खबर मिलता है सब लोग पी रहे हैं। कोई से बहुत कम लोगों ने छोड़ा है शरीर। लेकिन ये जो एनर्जी है, कितना एनर्जी है किसी एक आदमी को, मुख्यमंत्री को भी कितना एनर्जी है, अफसरों को भी कितना एनर्जी है, वो सब एक ही चीज़ में लगा देना, ये एक इम्प्रैक्टिकल चीज़ है और इसको फेल तो करना ही करना है। क्या नीतीश जी अड़े हुए हैं एकदम इस बात पर? कैसे देखते हैं इसको? नीतीश जी रिज़ाइन कर दें गवर्नमेंट से और एक आंदोलन चलावें
तो एक बड़े मसीहा हो जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट में रह करके प्रैक्टिकल डिसीजन लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट में रह करके आप यूटोपियन बात नहीं कर सकते हैं, वो हवा की बात नहीं कर सकते हैं। हम करते हैं बाहर में, हम करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में रहिएगा तो प्रैक्टिकली आपको डिसाइड करना पड़ेगा। खाना देना है तो श्रेष्ठ खाना तो काजू किशमिश सब कुछ हो सकता है, लेकिन मिनिमम खाना प्रोटीन और सीरियल तो देना पड़ेगा आपको, और ये उतना देना पड़ेगा। तो मिनिमम कितना हो सकता है ये गवर्नमेंट करती है, मैक्सिमम कोई चीज़ नहीं करती है। और आदर्श का काम भी गवर्नमेंट नहीं करती है, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। आदर्श कभी भी किसी भी गवर्नमेंट से नहीं चल पाता है। मतलब कि किसी भी हालात में शराबबंदी फेल हो जाएगा, आपका ये कहना है? एकदम फेल होगा, फेल हो चुका है। खाली जो बिहार में पैसा आ रहा था वो डूब गया और विकास बिहार का रुक गया। जो भी बाहर से टूरिस्ट आते थे, बहुत लोगों का तो भोजन है ना, बहुत सारे ट्राइब, हम लोग असम में रहे, नेपा में रहे, ट्राइबल एरिया में रहे, झारखंड वगैरह में, उनका तो भोजन है। बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ का सारा होटल वगैरह सब करीब करीब ये हो गया है, शिथिल हो गया है। लोग बनारस में फंक्शन कर रहे हैं, लोग रांची में जाना चाहते हैं तो वो आ नहीं पा रहा है, कुछ खाता है। और हम तो शराबबंदी के एकदम, शराब पीना हम एकदम ख़राब समझते हैं, शराब सिगरेट गांजा पीना एकदम ख़राब समझते हैं। आदर्श से मेरा क्वारल नहीं है। जी नीतीश जी रिज़ाइन करके आवे, एक आंदोलन छेड़े, मैं भी साथ दूंगा, उनके साथ रहूँगा, मगर सरकार में साथ नहीं दीजिए। लेकिन सरकार ये काम नहीं कर सकती और सरकार में साथ नहीं दे सकते। ये सरकार के ताकत को बर्बाद कर रहे हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि पूरा फोर्स एक तरफ लग जा रहा है और क्राइम और ये सब अलग अलग जगहों पर, क्राइम, डेवलपमेंट, भ्रष्टाचार, ये बहुत सारा भ्रष्टाचार, बाप रे बाप, करप्शन से ग्रोन कर रहा है। नीतीश जी से बहुत सारी उम्मीदें थी, एक जगह ही खाली फोकस कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्या माना जाए कि एक जिद से अड़े हुए हैं या कुछ और बातें हैं, या देखिए नीतीश जी को आगे अब पॉलिटिक्स करनी नहीं है, ये भी एक बात है? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, कोई किसी पॉलिटिशियन को समझना बहुत मुश्किल काम है, और वो एक मजे हुए पॉलिटिशियन है, इतना दिन रह चुके हैं। लेकिन पॉलिटिकल एजेंडा भी हो तो प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे यूक्रेन में बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी हो गया तो रशिया अटैक कर दिया, बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी का ही कारण है, स्ट्रीट डेमोक्रेसी। तो आप ऐसा चीज़ मत कीजिए कि पूरा स्टेट ही कोलैप्स कर जाएगा। आज हम कर्जे से बहुत दबे हुए हैं, इतना ही कर्जा पर व्यक्ति है जितना महाराष्ट्र का है, और हमको क्षमता नहीं है देने का, की स्थिति बहुत खराब है आर्थिक रूप से। मतलब नीतीश जी ने, जैसे रेत का एक ढेर होता है, रेत के ढेर को पूरे मुट्ठी में वो कैद करना चाहें मगर वो फिसल जाता है, ये कहावत में सुने थे, तो उसी प्रकार सबका फिसलेगा, सिर्फ नीतीश जी का नहीं फिसलेगा। हाँ, सबका। जो भी करेंगे जी। तो सबका फिसलेगा, चाहे केरला में करें, बिहार में करें, पहले करें, अमेरिका में किया फिसल चुका, साउथ अमेरिका में किया फिसल चुका। वो लोग बहुत ताकत लगाया, लेकिन वो करता क्या है कि पूरी सारा अमेरिका का जुडिशरी से लेके पुलिस करप्ट हो गया। माफिया का जन्म हुआ इससे, जो माफिया आप कहते हैं वहीं से शुरू हुआ, इसके वजह से अमेरिका में। तो इसलिए इसको नीतीश जी को भी सोचने में गलती होती है, इसमें ज़िद ना बनाए, इसको छोड़ दें, क्योंकि लोगों को एक जनमत संग्रह कराना है शराबबंदी पर। शराबबंदी, देखिए जनमत संग्रह का बात आता है तो बिहार का जो 2020 का जो विधानसभा हुआ था सर, तो उसमें तो वो खुलेआम कहे थे कि हम किसी भी कीमत पर शराबबंदी को हम नहीं हटाएंगे, और फिर जनमत किसी न किसी प्रकार से ये बहुमत मिलना सिर्फ उनके एक आधार पर नहीं है, एक और आधार है जो बड़ा आधार है कि कोई लालू जी का राज नहीं चाहता है या डरता है। ये भी एक प्लस पॉइंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तेजस्वी बदल भी गए होंगे, वो अलग आदमी है, लेकिन लोग अभी डरा हुआ है। तो इनको नीतीश जी को सारा सपोर्ट नहीं मिला था, तेजस्वी के डर से मिल गया था। तो वो तेजस्वी नहीं, लालू जी के डर से मिल गया था। तो वो जो याद है वो लोगों को, वो जो 95 और 2000 तक जो त्रासदी था गवर्नेंस का, नीतीश जी ने पुलिसिंग सुधारा है, नीतीश जी ने हॉस्पिटल भी सुधारा है, नीतीश जी ने रोड्स भी सुधारे, लेकिन काफ़ी नहीं सुधारा है, काफ़ी नहीं सुधारा है। उनको यहाँ से टेक ऑफ करना पड़ेगा। ये जो हमारा जो डेवलपमेंट होगा टूरिज्म से होगा, गैंजेटिक टूरिज्म, बुद्धिस्ट टूरिज्म, हिंदू टूरिज्म, सब जगह उनको उतना एनर्जी वो लगावें इन सब चीज़ पे, तो बिहार बहुत आगे जा सकता है। पर वो कल बोलते बोलते बोले कि जो गांधी मानने और न मानने को लेकर बातें थी कि यह गांधी का देश है, वो इस तरह की बातों और किसी भी प्रकार के शराब हो या कोई भी नशीले पदार्थ नहीं, ये देश राम का भी है, कृष्ण का भी है, पतंजलि का भी है, उसके पहले अघोरों का भी है, तरह तरह के मत में, साक्यों का भी है, शैवियों का भी है। शैव्य मत में तो लोग पूरा शराब दारू सब पीता है, अघोर में भी पीता है।
मगर वो नशा के प्रति नशा मुक्ति का वह एक केंद्र नशा, बना रहे हैं देखिए, सरकार। नशा अपने में नहीं है। हमारे बहुत सारे ऋषियों के बारे में चर्चा है कि वो ये क्या पीते थे, बहुत सारा चीज़ था। अगर इतना ही है तब तो आपको चीनी भी नहीं खाना चाहिए, चीनी भी हेल्थ के लिए ख़राब है। भात भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो क्या पुलिस मेरे घर में भंसा में घुस के, मेरे किचन में घुस के देखेगी कि हम भात खा रहे हैं कि नहीं, कि ज़्यादा खा रहे हैं कि नहीं? हम मिठाई की दुकान सब बंद हो रहना चाहिए। सबसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, आज अल्कोहलिक फैटी लीवर से ज़्यादा बड़ा डिजीज़ है। अगर कानून से आप कहें तो किसी को मेरे व्यक्तिगत जीवन में दखल देने का अधिकार नहीं है। हम अगर नीतीश जी कहते हैं कि बीफ खाना मेरा स्वतंत्रता है, तो शराब पीना भी स्वतंत्रता है। कोई अडल्ट आदमी, माइनर को रोक हो सकता है। अडल्ट आदमी शराब पी रहा है कि सिगरेट पी रहा है, उस पर पुलिस मत घर में घुस जाए, एकदम नहीं पीना चाहिए। मगर मैं तो कह रहा हूँ सामाजिक सौहार्द के लिए तो शराबबंदी एक सही उचित प्रमाण तो हो ही सकता है ना। जैसे महिलाओं पे अत्याचार है, शराब पीने के नहीं, बाद ये विचारों से होता है कि आपको क्या कहना है कि इंग्लैंड में लोग कम सौहार्दवान हैं, सबसे ज़्यादा सौहार्दवान है। वहाँ तो शराब पीते हैं एज अ मैटर ऑफ फूड, वहाँ खाना भी खाते हैं जो खाते हैं, और वहाँ औरतों पर अत्याचार बिहार और जगह से बहुत कम होता है। औरतें बहुत एम्पावर्ड हैं। ये नहीं है कि शराब पी करके ही कोई बदमाशी करता है। बदमाश है वो शराब पी के कर सकता है। बहुत लोग शराब पी करके बहुत शांत रहता है। फिर स्वास्थ्य व्यवस्था के दर में भी थोड़ा बढ़ोतरी होता है। जैसे स्वास्थ्य तो मैं कह रहा हूँ कि चीनी खाने से होता है, मिठाई खाने से खराब होता है, भात खाने से। आप सर्वे करा लीजिए, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर ज़्यादा है बनस्पत अल्कोहलिक फैटी लीवर से। हमको भी नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर ग्रेड 2 मैंने कभी छुआ भी नहीं है, न शराब, न गांजा, और ना ये क्या कहते हैं आपको सिगरेट, उनको भी ग्रेड 2 है। खैनी गुटखा ये सब कुछ नहीं, कभी नहीं। कसैली भी नहीं खाता हूँ। सोचता हूँ कि होली या दशहरा में पान खाऊं, वो भी 5 साल से छूट गया है। इस बार के दशहरा में ज़रूर खाऊंगा पान। पान नहीं खाएं? पान भी नहीं खाता हूँ, नहीं खाता हूँ, 5-5 साल हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब कि पान खराब है, पान में जर्दा खराब है, पान में कसैली ठीक है। आपने सभी चीज़ को, होम्योपैथी की दवाई सब महंगा हो गया, 10 गुना महंगा हो गया, 5 गुना 4 गुना तो दिखता है, कुछ तो दवाई 10 गुना महंगा हो गया, क्योंकि बड़े बोतल में नहीं आ सकता है और छोटे छोटे का दाम मनमानी प्रॉफिट कर रहा है। दुकानदारों को कहाँ घाटा है? घाटा तो कॉमन मैन को है। तो मतलब कि शराबबंदी एक सही नियम नहीं है, प्रैक्टिकली सही एकदम नहीं है। आइडियली एकदम सही है। किसी को शराब नहीं पीना चाहिए, किसी को भात ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, किसी को ज़्यादा मिठाई नहीं खाना चाहिए। संशोधन हुआ है विधानसभा में, इस पर चर्चा हुई है, तो उसको किस हिसाब से देखते हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि होगा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट, किसी को मध्यम निकाय बुद्ध ने कहा था, इस देश में बुद्ध ने भी कहा था मध्यम निकाय, मध्यम निकाय, बीच का रास्ता अपनाइए। जो पीना चाहता है उसको कुछ रिस्ट्रेंट से पीने दीजिए, उसका रेवेन्यू उसको आप टैक्स कर रहे हैं, उसीलिए आप ले रहे हैं। अब हर चीज़, गाड़ी भी नहीं चलना चाहिए, पोल्यूशन करता है, डस्ट इतना है पटना में जितना डस्ट डैमेज कर रहा है उतना शराब क्या डैमेज करेगा? हर एक आदमी के लंग्स में जा रहा है, सिवाय गवर्नमेंट एरिया को छोड़ करके। 1 घंटा आप गाड़ी बाहर छोड़ दीजिए, देखिए कितना डस्ट है। आज कोई मुझसे मिलने आया था, 1 घंटा में उसे परत पड़ गया, कहाँ लंग्स में जा रहा है? रोड, इंटरनल रोड बहुत ख़राब है, सबका स्पाइन डैमेज हो रहा है। इस पर आप खर्चा नहीं कर रहे हैं, ना ध्यान दे रहे हैं, ना आप नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, एयर का जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है। देखिए, एक तर्क और भी है सर कि मर्डर, हत्या, लूट, बलात्कार, दहेज प्रथा, ऐसे कई चीज़ों को लेकर जो नियम और कानून बना है, तब तो वो लोग कहेंगे कि इसको भी हटा लिया जाए। जैसे दहेज प्रथा, दहेज तो सब सारे लोग जानते हैं कि चलता है, एक तर्क है सरकार की तरफ से। दहेज प्रथा से क्या दहेज खत्म हो गया? वही हम आ रहे हैं कि तब तो शराबबंदी को लेकर जो कानून है वह हटा लेंगे, तो तब तो जो हत्या के ऊपर कानून है और भी तमाम, आप वकील के पेशे से हैं तो तमाम कानून और उसके धारा को समझते होंगे और सबको बतलाते होंगे, तो उसको लेकर जो बातें हैं कि मान लीजिए कि शराबबंदी कानून को गलत आप पूरी ठहरा दीजिएगा, तो और भी चीज़ें हैं। कानून बहुत कम होना चाहिए, गुड गवर्नेंस का एक नॉर्म है जी, कम रहे और उसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स कीजिए, कम से कम। जी। गवर्नमेंट के बारे में बहुत फेमस है कि वो अच्छा गवर्नमेंट है जो कम से कम कानून बनाती है, उनका पालन करवाती है। तो वही मैं आ रहा हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से भी तर्क है, जैसे कि जदयू के जो प्रवक्ता हैं, जदयू के नेता हैं, वो तो अलग एक बात है, मगर गवर्नमेंट भी बोलती है तो क्या हत्या को लेकर रूल और कानून जो है वह हटा लेंगे तो क्या हत्या रुक जाएगी? देखिए, हत्या के बारे में भी एक सिद्धांत है कि वो पुलिसिंग से रुकता नहीं है, लेकिन क्राइम पुलिसिंग से ज़रूर रुकता है। ऐसा नहीं है, हत्या तो नहीं रुकता है। दहेज प्रथा को कैसे? दहेज प्रथा तो पूरा का पूरा फेलियर है।
आज कोई बच्चा दहेज ले तो से क्या शादी बहुत कम हो रहा है। वो कानून वापस ले सुनिए, लेना चाहिए। आज हम लोग की जब शादी हो रही थी तो बहुत दहेज की प्रथा थी। आज बहुत कम बच्चे दहेज ले रहे हैं। शादी ब्याह विभिन्न जातों में हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जो अपने जात में भी हो रहा है तो कितनी पढ़ाई है, क्या है, इस पर अपने आप दहेज खत्म हो गया है। फिर भी सिवाय बहुत गरीब लोगों को छोड़ कर। हत्याएं आज भी हो रही है दहेज प्रथा को लेकर। नहीं, दहेज कुछ पेपर में जब देखते हैं तो बहुत कम हो रही हैं हत्याएं, और वो इसलिए हो रही है कि आपने ज़बरदस्ती शादी कर दिया है। आपने चुन करके कि इस बड़े घर में हम शादी कर दें, या वो देख के शादी किया है। शादी जो करता है लड़की वो भी गलत करता है। क्यों किसी आईएएस से शादी करना चाहिए? क्यों उसको दहेज? अब चाहते हैं शादी करना, आईएएस या जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, चूँकि उसका मुफ्त का कमाई है, चूँकि आराम का ज़िंदगी है, तो इसलिए आप जाना चाहते हैं। क्यों नहीं संघर्ष करना चाहते हैं? अगर आज कोई संघर्ष करता हुआ कपल है, मान लीजिए लॉयर, यंग डॉक्टर, उससे शादी कीजिएगा तो कोई दहेज नहीं है। और उसे क्यों दहेज मिलना चाहिए? लड़की को भी क्यों उम्मीद होना चाहिए कि हम आराम से जिएंगे? जैसे आप जी रहे हैं वैसे आपका हस्बैंड जी रहा, दोनों मिल करके जीवन बनाइए। तो गवर्नेंस का नॉर्म्स तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक बहुत पुराना लाइन है, बहुत पुराना शेर है, राहे पुरपेश को सहल बताने वाला रहबर हो नहीं सकता लुटेरा होगा। आसान नहीं है ज़िंदगी का राह। इसलिए सिंपल कि हम दहेज प्रथा पर कानून बना दें और इस पर बना दें, शराबबंदी पर बना दें, तो इससे सिर्फ वकील, गवर्नेंस, अफसरों को ये आराम मिलता है, जनता को नहीं मिलता है। नीतीश जी कैसे नहीं समझे वो जनता के आदमी है, मुझे आश्चर्य होता है। हो सकता है 1-2 साल बाद ही नीतीश कुमार को विचार करना चाहिए था, पर वो विचार नहीं कर पाए। अगर 1 साल लगा भी दिया तो 1 साल 2 साल के बाद निश्चित उसको विचार करके हटाना चाहिए। और नीतीश जी रिज़ाइन कर दें और एक आंदोलन शुरू करें, और उस आंदोलन में बहुत लोग उनके साथ रहेगा। होगा कि नहीं होगा हम नहीं जानते, लेकिन एक महती प्रभाव डालेंगे देश पर। अरविंद कुमार जी भी उसमें साथ रहेंगे। हम तो ज़रूर साथ देंगे उनका। चलिए, नीतीश जी आपको एक समर्थक और सपोर्टर कह सकते हैं कि जाने माने अधिवक्ता अरविंद कुमार जी से अभी तमाम चीज़ों को लेकर मैं बात कर रहा था, और भी तमाम चीज़ों पर मैं बात करता रहूँगा। बिहार से जुड़ी हुई राजनीतिक अपडेट हो या तमाम चीज़ें हों। अंतिम संदेश नीतीश जी को क्या देना चाहेंगे सर? नीतीश जी में बहुत क्षमता है। नीतीश जी अफसरों के चक्कर में ना पड़े, और उनका जो अपना नेचुरल इंस्टिंक्ट है उस पर जनता से संवाद बढ़ावे, जनता से संवाद बढ़ावे। ये बड़ा बीमारी है देश में। सब लोग अफसरों के चक्कर में संवाद कर रहे हैं। अपने पुराने जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पूरा संवाद अभी शुरुआत किए तो ठीक किए हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य लगा कि एकदम कैप्टिव हो गए उनके कुछ 10-5 आदमी उनके अगल बगल, अफसर या जो भी पॉलिटिशियन या जो उनके पसंद के विरोधी आवाज़ सुने। नीतीश जी से तो बहुत उम्मीद थी। नीतीश जी से हम लालू जी से ज़्यादा निराश हैं, क्योंकि लालू जी ने तो शुरू में दिखा दिया कि हम ये सब लोग आए अल्टरनेटिव पॉलिटी के, कांग्रेस के खिलाफ, इंदिरा गांधी का जो तौर तरीका था उसके खिलाफ, और ये उन्हीं तरीका को अपना रहे हैं। वैसा ही सेंट्रलाइज गवर्नेंस, वैसा ही सबको कंट्रोल करना नहीं। लेट अ 1000 फ्लावर्स ब्लूम, हजारों प्रतिभाएं हैं, उनको उपयोग कीजिए। सब कोई आपसे हर चीज़ पर सहमत नहीं रहेगा। पर सड़क और बिजली को लेकर को मैं मानता हूँ कि देश के एक अग्रगण्य नेता है, और बहुत उम्मीद थी। मैं निराश हूँ नीतीश जी से। क्या प्रधानमंत्री देखना चाहते थे आप? नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, बहुत गवर्नेंस चेंज करना जो अरविंद केजरीवाल जैसे दिल्ली में किए, उसका तो कुछ भी नहीं कर पाए नीतीश कुमार। उसके तो अग्रगण्य वो थे, गुड गवर्नेंस का नारा लेके आए। वो डिफरेंस मैटर हो जाता है सर, क्योंकि यहाँ का जो पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी है और वो कैपिटल है, और नहीं, वो जो काम किए, हम राइटिस्ट हैं, हम अरविंद केजरीवाल के समर्थक नहीं हैं, हम दक्षिणपंथी आदमी हैं, लेकिन जो उन्होंने काम किया इसी का इनाम उनको पंजाब में मिला। नीतीश जी उसके अग्रगण्य थे, उससे पहले ये बात की है, पहले आए। तुलना कर रहे हैं आप अरविंद केजरीवाल? हाँ, एकदम फेल कर गए नीतीश जी अरविंद केजरीवाल के सामने। तो नीतीश जी में अभी भी क्षमता है, विराट क्षमता है। वही गुड गवर्नेंस और अल्टरनेटिव पॉलिटी के नेता हो सकते थे। जो अल्टरनेटिव पॉलिटी का मतलब है, बीजेपी भी अल्टरनेटिव पॉलिटी की बात करती थी, जनता को शक्ति, लोगों से संवाद, जनप्रतिनिधि अच्छे चुने, क्राइम और करप्शन के खिलाफ हों। मैंने जब इसको मैं काफ़ी जुड़ा हुआ था, आप सुने हैं कि नहीं, कि क्रिमिनल चुनाव नहीं लड़े, हिंदुस्तान टाइम्स ने भी उसको कवर किया, आपने उठाया तो मैंने मिल करके, जस्टिस राकेश कुमार थे, उन्होंने मुझको कहा, उस समय वो सीबीआई के लॉयर थे, कि इसको रोकना चाहिए एक आदमी को लेके। मैंने रिट बनाया, बसंत चौधरी एक प्रमुख वकील हैं, उनको इन्वॉल्व किया, हम लोग इस केस को किए, इसमें सफलता मिली। अब होना चाहिए कि बहुत सारे सुधार की ज़रूरत है। जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका चुनाव भी इलेक्शन कमीशन करावे, ये एक बड़ा परिवर्तन होगा। एक आदमी का अधिकार नहीं होना चाहिए,
कांग्रेस में, चाहे ममता जी के पार्टी में, चाहे नीतीश जी के पार्टी में, चाहे लालू जी के पार्टी में, चाहे वहाँ जो तेलंगाना में है। फिर तो रूल की बात आ गई, नहीं, मतलब फिर नियम की इसमें तभी नियम आप कोई नहीं मानेगा। जब तक ये चेंज नहीं होगा तब तक कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं होने वाला है। दूसरा, मैं मानता हूं कि जब तक जनप्रतिनिधि एमएलए एमपी की बात नहीं सुनिएगा, शराबबंदी वाले बात पे आ गए मैं ये कह रहा हूं, जब तक आप जनप्रतिनिधि की बात नहीं सुनिएगा, सभी एमएलए का भी सुनिए, उनको भी पावर बहुत घटा दिया गया है। एमपी का नहीं सुनता है कोई, आजकल तो दरोगा नहीं सुन रहा है एमएलए और एमपी का। ये स्थिति आ गई। ये कौन स्थिति पैदा किया? ये तो नीतीश जी ने पैदा किया है, जो खुद अल्टरनेटिव पॉलिटिक हैं, जो खुद इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन किए, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के साथ रहे, और खुद इतना एम्पावर कर दिए ब्यूरोक्रेट्स को। ब्यूरोक्रेट्स की ज़रूरत है, लेकिन वो सही काम करें। मैं एक थाना में भी गया, ज़्यादा पावर दे दी। मैं एक थाना में गया और फ़ोन से कहा, इतना मिसबिहेव किया एक थाना को ओपी का इंचार्ज, क्या बताऊँ, जहानाबाद में। तो भाई ये कैसा शासन है? और कहीं कोई वकील बात करता है कि किसी ने तो कहता है कानून आप बहुत पढ़ रहे हैं, ये दरोगा उरोगा बोलने लगा है। 25 साल 30 साल के वकील को बोलता है। मतलब ये कैसा कुशासन आ गया है? सुशासन नहीं है, ये कुशासन आ गया है। तो इसलिए अगर नहीं करेंगे तो काला धब्बा लगेगा नीतीश जी के ये में। लेकिन नीतीश जी में क्षमता बहुत है, इसलिए मैं उम्मीद खोया नहीं हूँ। जी जी, चलिए मैं अभी के लिए इतना ही कहूँगा। बने रहिएगा झकास भारत के साथ। कैमरे के पीछे दीपक जी हैं, उनको जितना धन्यवाद दूंगा उतना कम है, और तमाम खबरें मैं लाता रहूँगा। मेरा नाम हुआ रविकांत। हमारे बगल में थे जाने माने अधिवक्ता अरविंद कुमार जी। सीनियर तो नहीं ना कह सकते हैं आप सर? सीनियर आप मुझे नहीं कह सकते, सीनियर मुझे डिक्लेयर जाने माने ही कहते चला। हाँ, कह सकते हैं, वो तो जाने माने अधिवक्ता अरविंद कुमार जी हैं। और अभी के लिए धन्यवाद।